सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम पापा खो गए इस अध्याय के प्रश्न अभ्यास हल करेंगे। बच्चों, यह अध्याय हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम इसके प्रश्नोत्तर हल करने जा रहे हैं। तो चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? तो इसका उत्तर होगा, नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र हमें कौआ लगा, क्योंकि वह उड़ उड़कर सभी घटनाओं की जानकारी रखता है। अच्छे बुरे लोगों की उसे पहचान है। उसी की सूझबूझ के कारण असामाजिक तत्वों यानी दुष्ट व्यक्ति के हाथों से जाने से बच्ची बच जाती है। ठीक है, असामाजिक तत्व यानी जो बुरे लोग होते हैं, जो समाज में गलत कार्य करते हैं, उन लोगों के बारे में उसे पता चल जाता है और उस बच्ची को वो उसके हाथ लगने से बचा लेते हैं, यानी बच्ची का किडनैप होने से रोक लेते हैं। इसीलिए सबसे बुद्धिमान पात्र कौन हुआ? कौआ हुआ। प्रश्न नंबर 2 है, पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई? उत्तर है, शुरुआत में पेड़ का जन्म, हमने पाठ में पढ़ा था नहीं है कि शुरुआत में पेड़ का जन्म समुद्र के किनारे हुआ था और वह वहीं अकेला बड़ा होता रहा। कुछ दिनों बाद वहाँ खंबा लगाया गया तो पेड़ ने उससे मित्रता करने की कोशिश की, लेकिन खंबा अकड़ में पेड़ से नहीं बोलता था। एक दिन जब खंबा पेड़ के ऊपर ही आ गिर पड़ा था, पेड़ ने उसे अपने ऊपर झेल लिया। इस कोशिश से पेड़ को खुद चोट आया और वह उस पर घाव बन गया, तो पेड़ ने खंबे को नीचे गिरने से बचा लिया। उसी दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। तो बच्चों, उन दोनों में भी किसी कार्य से में मदद करने के कारण दोस्ती हुई थी। जैसे आप लोगों की भी आपस में अगर कोई आपकी मदद करता है तो आपकी दोस्ती हो जाती है, तो वैसे ही पेड़ और खंबे की भी दोस्ती हुई थी। अगला प्रश्न है, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? तो लेटर बॉक्स को, क्योंकि वो लाल रंग का होता है, इसलिए वो सारे लोग, उसके जो कहानी में जितने भी पात्र हैं नाटक में, वो सब उसे लाल ताऊ कह रहे थे। तो ऐसा क्यों कहा गया था? तो इसका उत्तर हो सकता है कि लेटर बॉक्स का रंग पूरे का पूरा लाल रंग से रंगा हुआ था, यानी पूरा लेटर बॉक्स किस रंग का था? लाल रंग का था, इसीलिए सब उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। अगला प्रश्न है, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? यानी कि लेटर बॉक्स के बारे में पूछा गया, वो बाकी पात्रों से वह अलग क्यों है, किस तरह से है, यह बताना है। तो उत्तर है, लाल ताऊ अन्य पात्रों से भिन्न है क्योंकि वह एक ऐसा पात्र है जो पढ़ा लिखा है। वह अपने आप में मस्त रहता था। अकेले रहने पर भजन गुनगुनाते रहना उसकी आदत थी। इस तरह वह अन्य पात्रों से भिन्न था। निर्जीव होते हुए भी समाज की चिंताएं उसे सताती थी, क्योंकि लेटर बॉक्स निर्जीव होता है ना, लेकिन फिर भी वह समाज के बारे में सोचता रहता था और लेटर पढ़ता रहता था। देखा था ना हमने, बार बार वह कभी किसी टीचर का लेटर पढ़ रहा है, कभी किसी का लेटर पढ़ रहा है, तो वह समाज के बारे में जानने के लिए उनके लेटर पढ़ता रहता था और अपने आप में मस्त रहता था। तो उसकी यही गुण उसे सबसे अलग बनाते हैं। अगला प्रश्न है, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में केवल एक सजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी, लिखिए। यानी कि बच्ची को बचाने वालों में एक सजीव पात्र, एक ही है सजीव, और वह कौन है और उसकी कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी? तो बच्चों, सजीव पात्र कौन था? सिर्फ एक कौवा ही था ना। तो नाटक में एकमात्र सजीव पात्र कौवा है। वह काफ़ी होशियार है। उसने लड़की को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। उसे सामयिक घटनाओं का पूरा ज्ञान है, यानी कि उस समय पर घटने वाली जो घटनाएं हैं, समय के हिसाब से उनका पूरा ज्ञान है और समाज के अच्छे बुरे लोगों की पहचान भी है। दुष्ट आदमी से बच्ची को बचाने के लिए वही सबसे पहले भूत भूत चिल्लाता है। उसी की योजना अनुसार बालिका को उठाने वाला दुष्ट व्यक्ति भूत के डर से बालिका को छोड़कर भाग जाता है और उसी के परामर्श से बच्ची को सकुशल घर पहुंचाने के लिए पुलिस के आने का इंतजार करते हैं। जब यह सोचा जाता है कि अगर पुलिस नहीं आई तो क्या होगा, तो कौवा ही लेटर बॉक्स को बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए लिखने व सबको यह कहने कि किसी को इस बच्ची के पापा मिले तो यहाँ आने की सलाह देता है। अतः बच्ची को बचाने के प्रयास में कौवा मुझे मज़ेदार लगा, यानी कि कौवे की जो सारी बातें हैं वो मज़ेदार लगी, इंटरेस्टिंग लगी। अगला प्रश्न है, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? तो इसका उत्तर है, लड़की बहुत छोटी व अबोध थी। अबोध मतलब जिसे अभी ज्ञान नहीं था किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, छोटी बच्ची थी, अज्ञानी थी। उसे अपने माता पिता का नाम व घर का पता तक मालूम नहीं था। इसीलिए सभी पात्र मिलकर ही भी उस लड़की को यथाशीघ्र उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। अगर
बच्ची को अपने घर का पता, अपने पिता का नाम, एड्रेस सब कुछ पता होता तो वो तुरंत उसको उसके घर पहुंचा देते, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता था तो उन लोगों को बड़ा टाइम लग रहा था उसे अपने घर पहुंचाने में। अब नाटक से आगे के प्रश्न है। पहला प्रश्न है, अपने अपने घर का पता लिखिए और चित्र बनाकर वहां पहुंचाने का रास्ता भी बनाइए। तो इसमें बच्चों आप सभी को अपने घर का पता लिखना है, एड्रेस लिखना है और फिर अपने स्कूल से और वापस अपने घर जाने का रास्ता चित्र के माध्यम से बनाना है। ठीक है, तो विद्यार्थियों को स्वयं करने हेतु यानी स्वयं करना है। जब आप अपने घर का रास्ता बनाने का चित्र बनाएं तो 2-3 विशेष स्थानों का परिचय दें, जैसे कोई मंदिर, चौराहा, धर्मशाला इत्यादि। इनमें से कोई भी नज़दीक जो आपके पड़ रहा हो। ठीक है, आपके घर के आसपास रास्ते में ऐसी कोई जगह आ रही हो तो आप उसका उसमें चित्र अवश्य बनाएं। नेक्स्ट है, मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा? अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए और साथ में कारण भी बताइए। तो इसका उत्तर है, इस एकांकी को शीर्षक पापा खो गए इसलिए रखा गया होगा क्योंकि लड़की को अपने पिता का नाम और घर का पता मालूम नहीं था। इस अनोखे शीर्षक के द्वारा ही लोग और पुलिस आकर्षित होकर उस लड़की के घर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसका अन्य शीर्षक लापता बच्ची रखा जा सकता था क्योंकि एकांकी में पापा नहीं बच्ची ही खोई थी और उसे अपने घर का पता तक मालूम नहीं था। ठीक है, तो लापता बच्ची इसका शीर्षक हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई और शीर्षक आ रहा हो तो आप वो भी इसमें लिख सकते हो। ठीक है, सभी की अपनी अपनी सोच होती है तो आप अपनी सोच के हिसाब से इसका उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई तरीका बता सकते हैं? तो बच्ची के पापा को खोजने का 2 तरीका हो सकता था। पहला तरकीब, समाचार पत्रों में, पोस्टरों में या दूरदर्शन पर उसका चित्र दिखाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करके उसके पापा को खोजा जा सकता था। और दूसरी तरकीब, लड़की को पुलिस थाने ले जाकर उसकी रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए। पुलिस अपने तरीके से उसके पापा को खोज निकालेगी। इन 2 तरीकों के अलावा अगर आपके दिमाग में भी कोई और तरीका है जिसके माध्यम से आप उस लड़की को उसके पिता के पास पहुंचा सकते हैं तो आप वो भी इसमें लिख सकते हैं अपनी कल्पना के हिसाब से। अगला प्रश्न है, अनुमान लगाइए कि जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया होगा वह किस स्थिति में होगी? क्या वह पार्क मैदान में खेल रही होगी या घर से रूठकर भाग गई होगी या कोई अन्य कारण होगा? यानी कि जिस समय बच्ची ने उसको उठाया तो किस स्थिति में वो कहाँ से उसको उठाकर लाया था, ये पूछना है। तो पाठ के अनुसार जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया था तब वह सो रही थी। हमने पढ़ा था ना कि बच्ची को उठाने के बाद उसने जब वहाँ आकर वो बातें शुरू कर रहा था तो क्या कह रहा था कि बच्ची नींद में थी और फिर ऊपर से उसने उसको नशीली दवा सूंघा दी थी जिससे उसको अभी होश नहीं आ रहा था। तो नाटक में दिखाई गई घटना को ध्यान में रखते हुए यह भी बताइए कि अपनी सुरक्षा के लिए आजकल बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। संकेत के रूप में नीचे कुछ उपाय सुझाए जा रहे हैं, आप इनसे अलग कुछ और उपाय लिखिए। जैसे समूह में चलना। ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे कुछ उपाय लिखने हैं। तो कुछ इसमें दिए गए हैं, कुछ आपको और ऐड करने हैं। जैसे समूह में चलना, क्योंकि अगर आप ग्रुप में चलोगे तो ऐसी दुर्घटना होने की संभावना कम रहेगी। एकजुट होकर बच्चा उठाने वालों या ऐसी घटनाओं का विरोध करना, यानी कि ऐसे लोगों के विरोध सख्त कदम उठाना। अनजान व्यक्तियों से सावधानीपूर्वक मिलना। ठीक है, यानी कि अनजान जो व्यक्ति होते हैं उनसे आपको सावधानीपूर्वक मिलना होता है, यानी सावधानी रखनी होती है अनजान व्यक्ति से मिलने से पूर्व कि वो आपसे किस उद्देश्य से मिलना चाह रहा है। और अन्य उपाय क्या हो सकते हैं? अपने घर का पता एवं माता पिता का नाम एवं फ़ोन नंबर अपनी डायरी में लिखकर साथ रखना चाहिए। अकेले, सुनसान या अपरिचित जगह पर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी तरह से अगर उस बच्ची के पास उसके माता पिता का नाम, फ़ोन नंबर कुछ होता तो उसको उसके घर पहुंचाने में सहायता मिलती। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अपने आसपास आने जाने वाले लोगों पर निगाह रखना एवं हमेशा तैयार रहना। किसी भी गतिविधि पर थोड़ा भी शक होने पर शोर मचाना और माता पिता या पास के किसी बड़े व्यक्ति को इसकी जानकारी देना। भाषा की बात, आपने देखा होगा कि नाटक में बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देशों में नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है, जैसे सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज़। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या क्या करेंगे सोच कर लिखिए। यानी इस दृश्य में इस नाटक में जो दृश्य बताए गए थे ना रात का समय बताने के लिए, तो उसको आप और किस तरह से बताना चाहेंगे वो अपने हिसाब से सोच के लिखना है।
तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? अंधकार फैलाना, यानी हल्की नीली रोशनी करना, आकाश में तारों और चांद का चमकना, झिंगुरों की आवाज़। झिंगुर बच्चों एक तरह से जो रात को छोटे छोटे उसकी जीव की बोलने की आवाज़ आती है ना, सुनाई देती है, उसे झिंगुर कहते हैं। तो झिंगुर की आवाज़ जो रात को ही आती है, और रह रहकर कुत्ते के भौंकने की आवाज़ भी उत्पन्न की जा सकती है, जिससे कि रात के सन्नाटे का हमें एहसास हो। अगला प्रश्न है, पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्हों की ओर गया होगा। नीचे दिए गए अंश से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है। ध्यानपूर्वक पढ़िए और उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो विराम चिन्ह आपने पहले भी एक अध्याय में पढ़ चुके हो आप, ठीक है। तो इसमें भी विराम चिन्ह, क्योंकि बिना विराम चिन्ह की सहायता के हम जो गद्य पढ़ते हैं तो उसमें हमें उसका कुछ अर्थ समझ में ही नहीं आता, क्योंकि विराम चिन्ह के हिसाब से ही हमें पता चलता है कहाँ कितनी देर हमें रुकना है, कितना गैप करना है बोलने में। तो जैसे अब हम ये जो पद्य दिया गया है, गद्य है, इसको हम पढ़ेंगे। मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है और मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर काँपने लगते हैं। तो इस तरह अगर हम पढ़ेंगे बिना रुके हुए तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम विराम चिन्ह लगा करके उसके हिसाब से पढ़ेंगे तो इसका अर्थ समझ में आएगा। जैसे, मुझ पर भी एक रात आसमान में गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर काँपने लगते हैं। ठीक है, तो अभी अर्थ हमें समझ में आया। इस तरह से हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इसमें जहाँ जहाँ पूर्ण विराम, अल्प विराम और ये विस्मयादि बोधक चिन्ह ये सब लगे हैं, आपको वहाँ वहाँ लगाने हैं। अगला प्रश्न है, आसपास की निर्जीव चीज़ों को ध्यान में रखकर कुछ संवाद लिखिए। जैसे, चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद, कलम का कॉपी से संवाद, खिड़की का दरवाजे से संवाद। संवाद का मतलब बातचीत होती है। ठीक है, चौक और ब्लैक जो है, चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद, यानी चौक और ब्लैक बोर्ड आपस में किस तरह से बातचीत कर सकते हैं वो अपने हिसाब से आपको लिखना है। कलम और कॉपी का संवाद, यानी कलम और कॉपी क्या बातचीत कर सकते हैं। खिड़की और दरवाज़ा किस तरह से बात कर सकता है। तो चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद, चौक कहेगा, आह, यह जीवन भी कोई जीवन है। ब्लैक बोर्ड, क्या हुआ चौक भाई? चौक, मुझे तो तुम पर घिसना अच्छा लगता है, क्योंकि जब जब मुझे शिक्षक घिसने के लिए उठाता है मुझे लगता है कि मैं उनका हथियार हूँ। कई बौद्धिक शब्दों का निर्माण मुझ पर होता है। ब्लैक बोर्ड, अरे मेरा पेट दूसरी तरह का होता है, उसमें चमक नहीं होती। हम दोनों के बिना ही शिक्षक का काम नहीं चल सकता। और कलम और कॉपी के बीच क्या संवाद हो सकते हैं। कलम कहेगा, कॉपी, क्या मेरा तुम पर घिसे जाना तुम्हें अच्छा लगता है। कॉपी, बहन, जब तुम्हारे द्वारा छात्रों या अन्य लोग मुझ पर सुंदर सुंदर शब्द लिखते हैं तो मैं काफ़ी खुश होती हूँ। कलम, सच, बहुत अच्छी बात है। कॉपी, लेकिन अगर किसी का अक्षर खराब होता है या स्याही मुझ पर फैलाता है तो मुझे बुरा लगता है। कलम, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन कई बार मुझे सावधानी से चलाया नहीं जाता तो ऐसा होता है। कॉपी, मुझे तो तुम पर गर्व है, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा होना ही अधूरा है। तुम्हारे बिना मेरी कोई उपयोगिता नहीं है। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। कलम, ऐसा मत बोलो, तुम्हारे बिना मेरी भी कोई उपयोगिता नहीं है। ठीक है, यानी इस तरह की बातें हो सकती हैं। आप इसके अलावा अपने हिसाब से भी कुछ और वार्तालाप उनका लिख सकते हैं। ठीक है, खिड़की और दरवाजे में संवाद। खिड़की और दरवाजे में क्या संवाद हो सकता है। खिड़की, वाह, क्या बात है दरवाजे भाई, आजकल बड़ी शोर मचा रहे हो। दरवाज़ा, क्या कहूँ बहन, खुलते बंद होते मेरे तो कब्जे हिल गए हैं, दर्द से चीख निकल जाती है। खिड़की, कल तक तो आप ठीक थे। दरवाज़ा, बहन क्या कहूँ, यह सब नटखट बच्चे की करतूत है। इतनी ज़ोर से धक्का मुझे मारा कि मैं सर से पाँव तक हिल गया और बड़े ज़ोर की चोट आई। खिड़की, बच्चा है भाई, क्या करोगे। दरवाज़ा, अरे मेरा क्या दर्द कम होगा, और किसे परवाह है मेरे दर्द की। खिड़की, भैया तुम तो लगता है ज़्यादा ही बुरा मान गए। दरवाज़ा, बुरा मानने की बात ही है। खिड़की, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से इनकी बातचीत हो सकती है।
अगला प्रश्न है, उपर्युक्त में से 10-15 संवादों को चुनें और उनके साथ दृश्यों की कल्पना करें और एक छोटा सा नाटक लिखने का प्रयास करें। इस काम में आप अपने शीर्षक का सहयोग लें। यानी कि जिस तरह से ऊपर कुछ संवाद लिखे गए हैं, इसी तरह से आप भी कुछ अन्य संवाद भी ले सकते हैं और उनके साथ एक छोटा सा नाटक, जैसे आपने अभी पढ़ा है उसकी तरह अपना कोई भी नाटक खुद लिख सकते हैं। तो आप जितना भी नाटक लिख पाओ उतना लिखना है। यही प्रश्न आपको हल करने हैं। ठीक है बच्चों, ये सारे प्रश्न आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में क्लास वर्क साइड में करने हैं और राइटिंग आपकी सुंदर हो, साफ हो, और यही सारा काम अपलोड कर आपको सिर्फ लिख के रखना है और जब उस पर क्लास वर्क में आपको ये फ़ाइल मिलेगी तो वहाँ आपको अपलोड करना है। ठीक है, ओके बेटा, धन्यवाद।